नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते जो सबसे बड़ी सुर्खी है पूरे हफ्ते जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो है देश का बजट। फुल फ्लेजेड बजट आ चुका है। 23 जुलाई को सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। बजट पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। पार्लियामेंट में उस पर बहस भी चल रही है। तो इस पर आज हमारी बातचीत ख़ास तौर पर केंद्रित रहने वाली है। इसके अलावा एक दो और भी विषय होंगे, उनके बारे में सारी सुर्खियां जो हैं वो शार्दुल बताएंगे आपको। लेकिन मैं आप लोगों से जो हमारे आज के इस चर्चा में मेहमान हैं, जो उनके बारे में उनका परिचय करवा दूं और कुछ एक दो ज़रूरी जो जानकारियां हैं, जो अपील्स हैं, कुछ न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ी, हमारे सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइबर्स से जुड़ी, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे साथ आज बजट पर ख़ास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। हमारी दिक्कत ये है कि प्रोफेसर अरुण कुमार से हम बजट के बाद अगले बजट पर ही मिल पाते हैं, लेकिन बीच में हमारी बातचीत होती रही है। तो उनका जो बजट, फाइनेंस और इकोनॉमिक इन सब मामलों पे उनकी जो जानकारी है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उन सब को जोड़कर हम चाहेंगे कि आज हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो समझें कि इस बजट से के क्या निष्कर्ष हैं, क्या निहितार्थ हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें प्रोफेसर अरुण कुमार हमें आज थोड़ा सा देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। धन्यवाद धन्यवाद। और साथ में हमारे साथी सहयोगी स्मिता शर्मा भी हैं। स्मिता, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। थैंक यू अतुल, थैंक यू। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार रॉय भी जुड़ेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार रॉय एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी CEPT अहमदाबाद में। इसके अलावा शार्दुल काफ़ी समय बाद हमारे साथ जुड़े। शार्दुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो एक दो चीज़ें मुझे आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के नज़रिए से बतानी है, जानकारी देनी है, वो मैं बता दूं आपको। एक ऑफ़र है जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है, और वो है हमारा 4 महीने का जो न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन है, वो अब 1200 रुपये से घटाकर 999 रुपये का हो गया है। इस ऑफ़र को लेने के लिए आपको एक QR कोड भी मिलेगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे, बहुत सारे झंझटों में नहीं पड़ना है, बैंक अकाउंट नहीं डालना है, बहुत सा OTP की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधे सीधे जाकर और QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चर्चा का ये एपिसोड बहुत दिनों से आप लोग जिन लोगों को मुफ्त में चर्चा सुनने देखने की आदत पड़ गई, और प्रोफेसर अरुण कुमार या स्मिता और तमाम एक्सपर्ट हर हफ्ते जो जुड़ते हैं, उनकी जानकारियाँ, उनकी बातें, उनका जो नॉलेज है वो आप तक हम पहुँचाते हैं। तो उसका फ्री वाला उपलब्धता अब बंद होगी। अब न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन जो है जो लिए हैं जिन लोगों ने, या जो हमारे पूर्व के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ही होगी, क्योंकि चर्चा पे वॉल के पीछे जा रही है। तो इस हफ्ते से, और पहले भी हमने बताया था कि अगले हफ्ते से चर्चा जाने वाली है। तो सुर्खियां जो हैं शार्दुल, आप जल्दी से बता दें। हाँ, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, फिर चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली सुर्खी, जैसा आपने बताया, बजट की ही है। तो मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार अपना 7वां बजट संसद में प्रस्तुत किया। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है उनकी। महिला वित्त मंत्री हैं, और इस बजट में उन्होंने सरकार की ओर से रोजगार को बढ़ाने की चेष्टा दिखाने वाली कई योजनाओं की घोषणा की, नई टैक्स नीति में कुछ बदलावों की घोषणा की, और साथ ही आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैकेज घोषित किए गए। विपक्ष ने सरकार के इस बजट की आलोचना की है, और कांग्रेस ने तो ये कहा कि ये बजट केवल NDA के साथियों के हित का है, और सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चीजें हूबहू उठाकर बजट में रख दी हैं। तो फिर यार फिर आलोचना किस बात की है? तो खैर, वो भी उनका अपना धर्म है। पर दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। जैसा आपने जिक्र किया, सोमवार को दिल्ली के पटेल नगर में एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। सिविल सर्विस इसकी तैयारी कर रहे थे। उनका नाम था नितेश राय। इस युवक की करंट लगने से मौत हो गई, और ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय सड़क पर पानी भरा होने के कारण ही नितेश को करंट लगा, जिससे उनकी जांच चली गई। और दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बुधवार को इस मामले में जांच की घोषणा की है। तो इस हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रही वो हमारे देश का बजट, इंटरिम बजट। आपको पता है पहले ही आ चुका था, लेकिन जो चुनावी साल में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि पिछले 4-5 चुनावों से कि जनरल इलेक्शन टकराते हैं, तो इसलिए इंटरिम बजट आता है, और फिर नई सरकार बनती है तो फुल फ्लेजेड बजट लाती है। तो वो काम हो गया है, फुल फ्लेजेड बजट आ गया है देश का। एक तो
रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक 90 में लिबरलाइजेशन के बाद से हर सेक्टर में रिफॉर्म की बात चलती थी, हर उसमें, और काफ़ी बड़ी स्कीम्स देखने को मिलती थी। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई बड़ा रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिला, कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। हो सकता है सरकार कुछ योजनाएं हों। क्या ये अलायंस गवर्नमेंट में जाने की मजबूरी हो गई, कोई बड़ी योजना, या फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए, रिफॉर्म का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा जी। रिफॉर्म का जो मतलब होता है कि हम अपनी जो दिशा है नीतियों की, वो इस प्रकार से बदलेंगे जिससे कि जो आम जनता है उसका फायदा हो। लेकिन जो ये रिफॉर्म 1991 के आए, उससे तो वर्ल्ड बैंक खुद ही मानता था कि गरीबी और बढ़ेगी। इसीलिए सन 80 के दशक में उन्होंने कहा कि हमें सेफ्टी नेट प्रोविजन देने पड़ेंगे। तो यूपीए की सरकार ने सेफ्टी नेट प्रोविजन दिए हमारी अर्थव्यवस्था में, जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स वगैरह आए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया। तो ये जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए 2015 के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है, जो गरीब की है, जो अनएम्प्लॉयड की है, वो है नहीं ठीक, तो उससे जो समस्या होगी। तो ये जो हमारी सरकार है, ये इसने जो नीतियां अपनाई हैं वो और ज्यादा एक तरफा है, कॉर्पोरेट सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के हित में है। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जहाँ 94% लोग काम करते हैं, उनको जो है नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन से नुकसान पहुंचा, फिर जीएसटी जो स्ट्रक्चरली गलत जीएसटी है उससे नुकसान पहुंचा, फिर अगले साल एनबीएफसी का क्राइसिस आया, और फिर पैंडेमिक का आया। तो आज की समस्या क्या है? जो इलेक्शन के रिजल्ट दिखाते हैं कि लोग परेशान हैं, लोग नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी का इतने मतलब समर्थन नहीं किया जितना कि बीजेपी सोचती थी, तो इसलिए उसकी मेजोरिटी नहीं आई। तो अब ये बजट से सोचा जा रहा था कि बजट की एक नई दिशा होगी, जिससे कि जो परेशानियां हैं असंगठित क्षेत्र की, जो गरीब आदमी की, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा अनुमान ये था कि हमारा बजट का जो प्रावधान है वो काफी बढ़ाया जाएगा। तो हम अगर इंटरिम बजट से कंपेयर करें या पिछले साल के बजट से कंपेयर करें, तो कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है ओवरऑल जो एलोकेशन में। तो फिर एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे, आपने थोड़ा सा रोजगार पर ही फोकस करें। तो इस सरकार ने घोषणा एक की है कि जो CSR का फंड होता है, उस फंड का इस्तेमाल करके, और 500 जो बड़ी देश की कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वो 5 साल में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगी, 5,000-6,000 रुपए की। तो एक तो सर ऐसा एक चीज़ नज़र आती है कि हमने कैलकुलेट किया ये, तो एक कंपनी के हिस्से में 4,000 इंटर्न करीब करीब आएंगे, जो कि असंभव है। ऐसी कितनी कंपनी है हर साल जो 4,000 केवल इंटर्नशिप देगी? और ऐसी 500 कंपनियां, मतलब इस देश में 20 कंपनियां मुश्किल होंगी जो 4,000 लोगों को इंटर्नशिप करा सके एक साल में, उस लेवल की उतनी बड़ी कंपनियां। तो एक तो ये है कि इसमें जो डाटा का घालमेल है, ये हमारे समझ से सरकार की नीयत, ऐसा लगता है कि प्रोफेसर आप हमें थोड़ा करेक्ट करिएगा, कि वो जो बेरोजगारी का डाटा बहुत ऊपर गया है उसको नीचे लाना, और उन 500 लोगों को उस कैटेगरी में लाना, क्योंकि वो 5,000 रुपये महीने का या सालाना 60,000 रुपये महीने कमाने लगे, तो उनको बेरोजगारी और महंगाई की रेखा से ऊपर भी मान लाना और रोजगार दिखाना भी मकसद हो जाएगा पूरा, और बेरोजगार का नंबर डाटा एक तो बहुत काफ़ी नीचे लाने में मदद मिल सकती है। एक तो ये मकसद हो सकता है। दूसरा, शिक्षा की बात हम हर साल करते हैं, लेकिन सरकारों की प्रायोरिटी हमेशा ये रहता है कि बजट दर बजट, बजट दर बजट हम देखते हैं कि बहुत बेसिक सी चीज़ है जो अभी आपने बताया कि शिक्षा को अच्छे किए बिना, बढ़िया किए बिना, जो हमारा लेबर फोर्स है वो स्किल्ड नहीं होगा, आगे जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उससे कॉम्पीट नहीं करेगा, जो दुनिया बन रही है उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता, फिर उसमें जाकर वो फेल हो जाएगा। लेकिन सरकारों के दिमाग में शायद ये चीज़ है कि इस शिक्षा को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो बेरोजगारों की फौज है, पढ़े लिखे बेरोजगार, डिग्रीधारी बेरोजगार, वो बढ़ जाएंगे, जो उनके लिए सरदर्द साबित होते हैं। तो देखिए, जो शिक्षा के प्रति हमारा जो रवैया रहा है वो आज़ादी के समय से, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है उसमें लैंडलॉर्ड क्लास बहुत बड़ा था, वो नहीं चाहते थे कि गरीब आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो अगर आप देखें विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय, तो वो भी ये जिक्र करते हैं कि सन 50 के दशक में ये बात थी। तो इसीलिए अगर आप देखें तो हमारा भी टारगेट था कि हम 1965 तक सारे बच्चों को स्कूल में शिक्षा देंगे।
अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने सब ने किया, वो चाहे मलेशिया हो, वो चाहे साउथ कोरिया हो, चाइना हो, उनके सारे बच्चे स्कूल में आ गए थे। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारा चाइल्ड लेबर है और शिक्षा सही नहीं है। तो इसलिए हमारे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, जो एजुकेशन और हेल्थ से बढ़ती है, वो नहीं हुई। तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत फायदा पहुंचा, उन्होंने बड़ी तेजी से प्रोग्रेस किया, वो हमारे देश में नहीं हुआ। मैं भी जब रूरल डेवलपमेंट करने 1976 में मैं फिजिक्स में था, फिजिक्स को छोड़ के इकोनॉमिक्स में आया, उसके बीच में 1 साल मैंने रूरल डेवलपमेंट किया होशंगाबाद जिले में। तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था कि आप इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़रिये का काम कौन करेगा। तो ये हमारी एक मानसिकता रही है हमारी लीडरशिप की, कि हमने ये नहीं सोचा कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। इसीलिए हमारा जो टारगेट था कोठारी कमीशन का 1968 में कि 6% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन में जाना चाहिए, आज तक हमने कभी 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, लोकल गवर्नमेंट करती है। पर अभी हुआ क्या है, हमारी सरकार का जो रुझान है वो संगठित क्षेत्र की तरफ है, और संगठित क्षेत्र की तरफ जो रुझान है उसकी वजह से होता क्या है कि संगठित क्षेत्र में तो काम पैदा होता नहीं, क्योंकि वहां तो बहुत ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन वगैरह है। तो इसलिए सारा का सारा जो रुझान है वो है कि संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे। और उसमें भी अब जो ये सरकार आई है, इसने 3 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स जो चाइबॉल की तरह साउथ कोरिया के हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, अंबानीज हैं, उनको सारे जो प्रॉफिटेबल एसेट्स है वो उनको थमा दिए जाएं, वो बहुत बड़े हो जाएं। तो चाइबॉल जो साउथ कोरिया के थे उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े हैं ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर रही है, एक्विजिशन से बढ़ रहे हैं। कि सीमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी है तो सीमेंट एक्वायर कर लिया, एयरपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी है एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया, पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये नहीं है। तो हमारी जो लीडरशिप की सोच है उसमें बहुत बड़ी कमजोरी है, वो देश का नहीं सोच रही, वो कुछ लिमिटेड जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनके बारे में सोच रही है, न कि आम जनता के बारे में। ठीक बात। स्मिता, जो सबसे जरूरी बात है मुझे लगता है कि इस बजट में एक्नॉलेजमेंट है, इस बात की स्वीकृति है कि इस देश में नौकरियों का संकट है। इस बात के डिनायल में थी अब तक सरकार, क्योंकि लगातार जो है वो इलेक्शन मोड में थी। इलेक्शन के पहले सुनहरी तस्वीरें पेंट की जा रही थी, 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एडमिशन है कि भाई 10 सालों में नौकरियों की एक बेहद बड़ी जो है मुश्किल सामने उभर कर आई है। दूसरी बात है कि इसका दारोमदार सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर पर डाला है कि भाई साहब जो दिक्कतें हो रही हैं बेसिकली आप लोग इसको सुलझाने की कोशिश करें। इस मामले पर अभी भी मुझे कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली जो है, क्योंकि देखिए इंडिया में जॉब क्राइसिस अलग अलग लेवल्स पर हैं, जैसे डॉक्टर अरुण कुमार एक्सप्लेन कर भी रहे थे। एक उसमें फैक्टर ये भी है कि जो क्रॉस सेक्टोरल आपकी स्किल सेट्स की जरूरत है, क्या हम फ्यूचर जिन एरियाज में जॉब्स होंगे क्या वो स्किल सेट्स हम तैयार कर रहे हैं या नहीं। बच्चे डिग्रियां लेकर जो निकल भी रहे हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो क्या इस तरीके से आप जो स्किलिंग की बात कर रहे हो क्या वो भविष्य की नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार कर पाएगा या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ये कंजर्वेटिव बजट है, ये राजनीतिक बजट है, जिसको बड़ी खूबसूरती से दैनिक भास्कर ने उकेरा अपनी सुर्खी में कि समर्थन मूल्य, सियासत का समर्थन मूल्य, सियासत का समर्थन मूल्य चुकाते हुए बीजेपी जो अपनी 2 पार्टनर्स है जेडीयू और टीडीपी, उनको खुश रखे, उन स्टेट्स के लिए ज्यादा एलोकेशन करना। लेकिन जो बिग पुश जॉब्स के लिए चाहिए आज की तारीख में भारत में, जहां कम से कम 8 करोड़ नौकरियों की जरूरत है हमारे युवाओं के लिए, ताकि ये हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ये टाइम बॉम्ब ना बन जाए, वो पुश, वो इमेजिनेशन नहीं है अभी भी इस बजट। मैं केवल एक चीज कहूंगा, बजट से पहले आर्थिक सर्वे भी आया, उसमें एक आंकड़ा मुझे बड़ा विचित्र सा लगा और उसकी तारीफ भी कर रहे थे। सरकार ने अपने आर्थिक सर्वे में दिखाया कि सरकार का जो रेवेन्यू पे खुद का खर्च है वो कम हुआ है पहले से परसेंटेज वाइज। और मैंने देखा बहुत से चैनलों में और लेखों में कई लोग सरकार की तारीफ भी कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे कि भाई सरकार ने कम किया। लेकिन अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस आंकड़े को इस नज़र से देखा जाए कि हमें मालूम है बहुत सारे सरकारी विभागों में जगह खाली हैं, क्योंकि रेवेन्यू का खर्च वही होता है, तनख्वाहें देना और सरकार का जो अपना खर्च है। तो मेरे दिमाग में तो ये सवाल उठा कि ये क्या आंकड़ा सही में सराहनीय है, जब इतने सारे विभाग खाली पड़े हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, शिक्षा हो, और लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है कि उसकी रेवेन्यू का खर्च कम हो गया।
तो ये बात तो बड़ी हिपोक्रेसी सी लगती है, विडंबना वाली। बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका चर्चा में। हम अपने अगले विषय की, जो कि महत्वपूर्ण विषय, और डॉक्टर अनिल रॉय हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए जुड़े, उस पर चलते हैं। और वो मसला है जो एक नागरिक के तौर पर आप हमको, हमारी जो सरकार है, जो हमारे जनसेवक हैं, उनसे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, जिसके बदले में लोग टैक्स देते हैं और बड़ी संख्या में बड़ा मोटा टैक्स देते हैं। उस टैक्स के बदले में क्या मिलता है? तो हाल फिलहाल में दिल्ली की एक घटना है जिसका जिक्र हमने हेडलाइन में किया कि एक युवक जो कि यूपीएससी की तैयारी करता था, वो जा रहा था और सड़क पे बारिश हुई थी और उसमें बिजली का करंट लगा और उनकी मौत हो गई। बॉम्बे में कुछ दिन पहले घटना हुई थी, आप लोगों ने देखा, एक सरकारी होर्डिंग लगी हुई थी बीएमसी के उस पे स्पेस पे, और वो होर्डिंग गिरी, इसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो बार बार एक ही तरह का ट्रैप होता है, और ये इसलिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इसमें लोगों की जान जा रही है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आदमी सुबह घर से निकलता है काम करने के लिए, शाम को लौटता नहीं है। इस तरह की एक अनिश्चितता भरी है इस शहर में, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें इस मामले में अवेयर करें कि क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, लोग किन चीज़ों का ध्यान रखें, और जब हादसा हो ही जाता है तब वो क्या उनके पास विकल्प हैं। एक तो पहले तो ये बात है कि हमारी जितने भी ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो या तो बहुत पुरानी है या फिर नए बने। अब नए बने हैं क्योंकि हमने जल्दीबाजी में बनाया है, ग्रोथ इम्पेटस था, एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट गिर गया, रोड बनाया, सिंक होल हो गया, ये नई चीजें हैं। जो पुरानी है वो भी करोडेड है, वो भी अभी गिर रहे हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों का बैलेंस हमें देखने की जरूरत है। और इसमें क्या है, थोड़ी कैपेसिटी का भी ये कमजोरी है यहाँ पे। दूसरी बात है कि विजिलेंट नहीं हम लोग, क्योंकि अगर हम आपने भेज भी दिया तो वो प्रोफेशनल वहां जाके ठीक से देख नहीं पा रहा है, रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और ये सारी हमारी वो कल्चरल इनहेरिटेंस है, जो हम करप्शन की बात करते हैं, जो लोग ठीक जिम्मेदारी नहीं देखते हैं, और खास करके म्युनिसिपल स्टाफ में। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन चीजों को, खामियों को देखते हुए हमें लगता है कि एक चेक्स एंड बैलेंस रखना चाहिए, एक इमरजेंसी सेल बनाना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट रहें, वो उनको जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल रखते हैं हम लोग सब जगह। आजकल यूएनडीपी ने काफी सपोर्ट किया है म्युनिसिपैलिटीज में, अर्बन लोकल बॉडी में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को बढ़ाएं हम अपने देशों में। क्या ऐसी स्थिति में मुआवजे की बात होनी चाहिए, सरकार की तरफ से फिक्स होना चाहिए कि अगर हमारी अथॉरिटी की लापरवाही से किसी की जान जाती है, एक तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तय कर ले कि बाद में कहीं कोर्ट कचहरी जाने की नौबत ना आए, नहीं है वो तो हमारे यहाँ है नहीं कि हम ये मान लें कि भैया वो नगर निगम हमारा फेल हो गया और हमारी वजह से किसी की जान चली गई, तब क्या कोर्ट का और इन सब चीज़ों का रास्ता, उस लीगल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जहां तक बात रही मुआवजा की और प्यूनिटिव एक्शंस जो हम लेंगे, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे अपने कर्मचारियों के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मुझे लगता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट नहीं होता है। वो हम ओपन भी नहीं करते, वो हम बताते भी नहीं लोगों को, इसलिए हमें नहीं पता चलता है कि अच्छा चलो ये गलती हुई थी तो उसको ये सजा मिली और इमीडिएटली जल्दी में मिला है। तो वो एक मैसेज जाएगा समाज में कि भाई अगर किसी की गलती होती है तो इमीडिएटली इसके जो है मुहैया करनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और हमें वो भले जस्टिस के डिले से हो रहा हो या ऑफिशियल सस्पेंशन रुक जाता है या हम नहीं ले पाते, इन्फ्लुएंशियल, ये सारी चीजें मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको टाइम बाउंड करने से और एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा जिससे डिटरेंट बढ़ेगा, ताकि लोग फिर दोबारा वो गलती ना कर पाए। ये चीज तो हम इजिली कर सकते हैं। और इसमें मैंने देखा है कि जितने भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैंपियंस लोग हैं वो कर डालते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए
लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।